नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बात अभी की नहीं है, बल्कि हमेशा से ये बात सामने आती रही है कि पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है और फिर उसके रिएक्शन से बर्बादी शुरू हो जाती है। यही हो रहा है अब पहलगांव में हुए इन जिहादी हमलों के बाद से, क्योंकि जिहादी हमला करने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं उससे जम्मू कश्मीर के अंदर भी दहशत है। दहशत केवल दहशतगर्दों के अंदर नहीं है, बल्कि उन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर है जो कि बार बार पाकिस्तान का साथ देता था, जो कि बार बार किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पनपने में सहयोग कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहता था। और एन केन प्रकारेण इस राजनीतिक रोटियां को सेकते हुए जो सुविधाओं का उपयोग करता था, उस सुविधाओं के लिए ये कई षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रचते रहता था। अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन होने वाला है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये बाप बेटे हमेशा से पाकिस्तान के पैरवीकार रहे हैं और आज पाकिस्तान के ऊपर टोटल स्ट्राइक होने जा रहा है। कुछ हो चुका है और कुछ आगे होगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। इसलिए समस्या फारूक अब्दुल्ला की है। फारूक अब्दुल्ला पिछले दिनों से बार बार यह कहता रहा है कि देखिए, कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी होगी। क्यों करनी होगी ये नहीं बता पाता, क्योंकि इसके दिमाग में तो खुराफात घुसा हुआ है। वो चाहता है कि अभी भी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है और वहां के जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी परिवार की रही है। चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये तीन पीढ़ियों से जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स कर रहा है, इन तीन पीढ़ियों ने कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई है। शेख अब्दुल्ला जो नेहरू के कंधे से कंधे मिलाकर चलता था, जिसको कहा गया शेरे कश्मीर, अब शेरे कश्मीर नहीं रहा, उसका वो टाइटल भी छीन लिया गया। उसके नाम पर छुट्टियां खत्म कर दी गई, उसके नाम पर अब स्टेडियम तक नहीं है। जो स्थितियां पैदा की इन लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस के समय में इसे हीरो बनाया गया, लेकिन ये हीरो नहीं बल्कि विलेन था। शेख अब्दुल्ला जब उसे लड़ना था एक हिंदू शासक के खिलाफ, यानी कि राजा हरि सिंह के खिलाफ, वो चाहता था राजशाही रहेगा तो हिंदू राजा रहेगा, लोकतंत्र होगा तो फिर मुस्लिम राजा रहेगा, मतलब जम्मू कश्मीर का पहले प्रधानमंत्री फिर मुख्यमंत्री मुसलमान ही रहेगा। इसलिए उसने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी तैयार की, और नहीं नेहरू को यह समझ आया, जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते थे, और न ही गांधी को समझ में आया, या फिर अगर समझ में आया भी तो इन लोगों ने उसकी उस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, बल्कि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलने दिया। और फिर जब लोकतंत्र की बात आई तो ये शेख अब्दुल्ला बड़ा नेता बन गया। ये तो इसकी मजबूरी थी, ये समझ रहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर राजशाही रहेगी तो हमारी कोई औकात नहीं रहेगी, और लोकतंत्र होगा तो फिर हमारी औकात बढ़ जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर को पहले भारत के साथ जोड़ने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि ये जानता था कि हरि सिंह पाकिस्तान के साथ नहीं जाने वाले हैं, और यही भारत का पैरवीकार बन गया। लेकिन आगे इसने क्या किया? आगे जैसे ही पीओके भारत से निकला, यानी कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया, नेहरू की एक गलती हुई, और उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला वहां का प्रधानमंत्री बना, इसकी कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ने लगी। जम्मू कश्मीर में वही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को संरक्षण भी दिया, और कश्मीर को फिर से पाकिस्तान में ले जाने के लिए, इसे आजाद कश्मीर के नाम पर भारत से अलग करने के लिए कॉन्स्पिरेसी भी किया, चीन के साथ मुलाकात भी की। और जब ये मक्का मदीना की तरफ जा रहा था हज की यात्रा के लिए, तो तुर्की में इसने मीटिंग भी की और चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हालांकि ये इतनी
ज्यादा विवादित यात्रा हो गई कि मजबूरी में कांग्रेस की सरकार को उसकी वापसी पर एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन यह शेख अब्दुल्ला कॉन्स्पिरेसी करता रहा और उसी कॉन्स्पिरेटर परिवार के बाद आया फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया और जम्मू कश्मीर को आतंकवादी जो कहते हैं कि ये आतंकवाद है, ये जिहादियों के हवाले छोड़ दिया। और उसी का परिणाम तो है कि घाटी के क्षेत्र से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया और पूरी तरह से इन जिहादियों का कब्जा हो गया। आज भी वो फारूक अब्दुल्ला बार बार पाकिस्तान का साइड लेता है। उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री बना पिछली बार तब भी, और इस बार जब मुख्यमंत्री बना तब भी, अपने विधायकों के माध्यम से भी ये हमेशा कॉन्स्पिरेसी करता रहा, मंत्रियों को आगे बढ़ाया और सब मिलजुल कर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में अभी तक एक बार भी चर्चा इस बात की नहीं हुई कि कैसे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया जाए, कैसे इन पार्टियों के नेताओं का भूमिका होनी चाहिए, इन लोगों को अभियान चलाना चाहिए, गांव गांव तक इसकी पहुंच है। जब तुम्हें वोट देता है तो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जब वोट देने के लिए तुम्हें चुनने के लिए सड़कों पर आ जाता है, बूथ पर आ जाता है, तो तुम अगर कहोगे कि जम्मू कश्मीर में ये जितने लोग हमारे सपोर्टर हैं वो कम से कम ये बात समझ लें कि यहां पर जिहादियों के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर कोई अपना सर नहीं उठाता। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यही किया और इतने दिनों तक हंगामा खड़ा करते रहा, प्रोवोक करते रहा, अब निपट रहा है। ये जो बार बार केंद्र की तरफ आता था, दिल्ली की यात्रा होती थी, मोदी ने एक ही साथ जम्मू कश्मीर को और उसके साथ साथ उसके पड़ोसी पाकिस्तान को, ये दोनों को निपटाने का प्लान बनाया है। तो बाहरी दुश्मनों से इस बीच लड़ाई, संघर्ष, जंग जारी है और पाकिस्तान पर तो पहला स्ट्राइक हो ही गया, पानी पानी के लिए तरसने वाला है। इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो खत्म हुए हैं उसके बाद परेशानियां बढ़ेगी। उसके जितने बिजनेसमैन हैं उसको भी बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया गया है। 1 मई तक एक भी पाकिस्तान का आदमी यहां नहीं रहेगा। आसियान की तरफ से जो वीजा जारी किए गए थे कि नहीं, आसियान ट्रीटी में एक वीजा की व्यवस्था होगी, इसमें कई डिग्निटरी होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता होंगे, दूसरे कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, वो आ जा सकते हैं, वो वीजा भी कैंसिल हो गया। अब एक भी पाकिस्तान का व्यक्ति, चाहे म्यूजिशियन हो, कोई कलाकार हो, क्रिकेटर हो या फिर किसी और कारण से व्यापार करने के लिए आता हो, कोई नहीं आ पाएगा, न जा पाएगा। और इसलिए टोटल स्ट्राइक की व्यवस्था भी आगे की जा रही है। परेशानी इन लोगों के अंदर है, लेकिन इससे बड़ी बात यह भी है कि अब ये जो बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक ये आंतरिक दुश्मन हो गए हैं। देश के गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। ये वक्फ बैंक के लोग जो कि ताल कटोरा स्टेडियम में आने के समय इन लोगों ने कहा था, 180 मुस्लिम तंजीमों ने समर्थन दिया है। ये 180 मुस्लिम तंजीमों की भी लिस्ट तैयार है और ओवैसी गैंग की भी लिस्ट तैयार है। ये जो सीसीएस की मीटिंग हुई, ये केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी। पीएम मोदी ने इसलिए इशारा किया कि जिसने हथियार थामा है, जिसने गोली चलाई है, जो गोली चलाने वाले को निर्देश देने वाला है और जो निर्देश देने वाला है उसको जो संरक्षण देता है और उसके ऊपर जो इसके लिए साजिश कर रहा है, ये सबको निपटाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये इसलिए कही गई क्योंकि रात में मीटिंग के दौरान इस बात की चर्चा हुई कि अब लिस्ट उन गद्दारों की भी तैयार होनी चाहिए। अमित शाह ने बना ली है। ये पहले 180 मुस्लिम संगठन जो मुस्लिम तंजीम करके ये वक्फ गैंग के लोग बाहर आकर चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करके हिंदुओं के खिलाफ ये जहर उगल रहा था, सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा था, इसके खिलाफ भी एक्शन होगा। और ओवैसी जो 2 दिन से बैकफुट पर आया हुआ है, ये बिल में दुबक कर भाग गया है क्योंकि अब उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जब ये लोग चारों तरफ से घिर जाता है तो बैकफुट पर आता है, पीछे हट के ये माफी मांगने के मूड में आ जाता है। लेकिन वही बात है, रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गया, बल नहीं गया। ये इंतजार करता है कि अभी हम
सहानुभूति लेने की कोशिश करें और इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे लगे कि हम राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन ये राष्ट्रभक्त कभी हो ही नहीं सकता। इसके लिए देश कुछ है ही नहीं, इसके लिए केवल और केवल मजहब ही है। इसलिए ये जिहादी चारों तरफ दुनिया भर में फैले हुए हैं, इसके फन को कुचलना पड़ेगा। लेकिन देश के गद्दारों में केवल ये वक्फ गैंग के 180 संगठन नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता नहीं हैं, बल्कि वैसे भी हैं जो एनजीओ चलाता है, जो सोशल एक्टिविस्ट में अपना नाम दर्ज करवाए हुए है, लेकिन एक तरफा वो हमेशा से एक तरफा काम करता रहा है और देश में आग लगाने में इन लोगों की भी भूमिका है। ये सारे गद्दारों को चुन चुनकर इस जेल के अंदर डाला जाएगा। एक्शन तो इसके खिलाफ भी होगा। ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी जो एजेंसियां हैं सबको एक्टिवेट कर दिया गया है कि हर स्टेट में वहां के जो लेफ्ट विंग के वो लोग जिसने देश में आग लगाने की कोशिश की है उसके ऊपर एक्शन शुरू करो। और इसलिए 3 लोगों को तो अभी तत्काल गिरफ्तार किया गया जिसने सोशल मीडिया पर कारनामे करने की कोशिश की। ये कश्मीर में हमला हुआ हिंदुओं पर और उसने सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ उसके समर्थन में ही लिखा, और लिखा भी ऐसे कि भाई देखो, मोदी कह रहा था कि अब कश्मीर में बाहरी लोग भी जाएंगे, जाकर देखो। इसलिए झारखंड में 1 गिरफ्तारी और 2 गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में भी हुई है। चुन चुनकर इन लोगों को गिरफ्तार करने के तरीके निकाले जा रहे हैं और जो भी अब देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लिस्ट पूरी तैयार है, क्योंकि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरा ये आंतरिक दुश्मनों से है। इंटरनल थ्रेट्स ज्यादा है, यही लोग प्रवोक करता है, यही संरक्षण देता है और यही संरक्षण के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। इसलिए पूरी लिस्ट तैयार है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, न उमर अब्दुल्ला को और न ही बुढ़ापे में फारूक अब्दुल्ला को। दोनों के ईडी के शिकंजे में भी है, जांच इसकी अभी भी हो रही है, चाहे क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हो या रोशनी लैंड घोटाला हो, इनमें जांच हो रही है और दूसरे इसकी एक्टिविटी की भी जांच हो रही है। अभी इसके कई मंत्री नपने वाले हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन केवल कश्मीर से नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर से भी होता है, पाकिस्तान से भी है, और इन लोगों के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की व्यवस्था होगी। केवल एक तरह का एक्शन नहीं बल्कि मल्टीपल एक्शन की तैयारी इन गद्दारों के खिलाफ करने की तैयारी की जा रही है कि एक एक्शन से काम नहीं चलेगा, एक साथ मल्टीपल एक्शन होना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।